जिंदगी में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से ज़्यादा सरल है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं, 12th का हिंदी चल रहा है। जो रोज कहानी है उसी को हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके सब्जेक्टिव जितने भी सारे प्रश्न दिए हुए हैं और जितने आज तक प्रश्न पूछा गया है उन सभी को हम आज क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए कि पहले प्रश्न क्या है आपके सामने। देखिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है? कहता है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? क्या लिखेंगे? मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार का था जैसे वहां कोई सांप की छाया मंडरा रही हो। प्यारे साथियों, आप पाठ पढ़ लिए हैं तो ये ज्यादा टफ आपको नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर लेंगे। क्या लगता है? कि वहां जैसे कोई सांप की छाया मंडरा रही हो और मशीन की तरह उनकी दिनचर्या थी। जो मालती है वो मशीन की तरह दिनचर्या थी उनकी, मशीन की तरह वो चलती थी, मशीन की तरह समय समय पे काम करती थी हर काम को। उदास मन और थका थका तन था, उदास मन था, थका थका तन था, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मतलब कि उनके चेहरे पे खुशियां, वो मालती जो बचपन में चंचल थी, याद रखिएगा कि वो मतलब कि इतनी खुश रहती थी कि जिसका कोई सीमा नहीं था। आज जो इतनी दुखी है इसका भी कोई सीमा नहीं है। लेखक दंग रह गया ये बात को देखकर कि 4 सालों में मालती कितनी बदल गई है। ठीक है, तो कहते हैं कि खुशियों की कोई भी किरण उनके चेहरे पर नहीं था। इसीलिए लेखक को ऐसा लगता है कि मालती के घर के वातावरण में किसी सांप की छाया क्या हो रही है? मंडरा रही है। इसीलिए लेखक को लगता है कि ये जो है प्रकृति नहीं है कि इस तरह से वो अपने आप को बना डाली है। ये लगता है कि किसी सांप की छाया इसके घर पे क्या हो रही है? मंडरा रही है, जिस कारण से मालती इस स्थिति में आ गई है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, बहुत बेहतर इसका आंसर है और आपको कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ा बड़ा लगता होगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, ये हमने क्या किया है, इसके आकार को मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है कि आपको दिखे अच्छा से, इसलिए इतना ज्यादा जगह ये ले लिया है। ठीक है, तो ये बड़ा है नहीं, आप आसानी से लिखिए। जब कॉपी में लिखेगा तो ये छोटा ही आएगा। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि पूरा एक एक बोर्ड का आंसर दे रहे हैं, हमसे याद ही नहीं होगा, याद करने वाली कोई चीज है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दोपहर में उस सूने आंगन में, जब लेखक दोपहर में जाते हैं उनके घर पे, तो सूने आंगन में जब पैर रखते हैं तभी उनको लगता है कि इस घर में किसी सांप की छाया मंडरा रही है। तो क्या करते हैं? दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही लेखक को ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। और यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। लेखक किस सांप की छाया की बात करते हैं, इसे आपको वर्णन करने के लिए कहा गया। क्या लिखेंगे? लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे और यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का क्या हुआ था? बचपन बीता था। लेखक इन्हीं के साथ ये पढ़ते भी थे, पिटते भी थे, खेलते भी थे, तो सब इन्हीं के साथ हुआ है। वह व्यवहार में बिल्कुल स्वच्छ थी और शादी के बाद औरत में इतनी बदलाव आ जाती है, वह अपने भाई, सखा और अतिथियों के आने पर भी जरा से मुस्कुराहट नहीं दिखा पाती है। लेखक कहते हैं कि क्या शादी के बाद इतनी बदलाव किसी स्त्री में आ जाएगी कि वो अपने सखा का यानी ये मित्र का या अतिथियों का यानी मेहमानों का या अपने खुद के भाई को आने पर भी जरा सा खुशी नहीं दिखा पाए? क्या इतना बदलाव हो जाता है? जीवन बिल्कुल ही मौन सा हो गया। वह मालती जो चंचल थी, वह मालती जो दिन भर बोलती रहती थी, क्या वही मालती आज एकदम से चुप हो गई है, मौन हो गई है? और इससे ऐसा लग रहा है कि वह ये वास्तविक नहीं है कि वो अपने मन से मौन है, ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है और या भोग रही है। ऐसा लग रहा है कि मालती आज कुछ सह रही है या कुछ भोग रही है। यह स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर किसी सांप की छाया क्या कर रही है? मंडरा रही है। यह स्थिति बताती है कि मालती खुद से यह परिवर्तन नहीं किया अपने अंदर, उस पर किसी सांप की छाया क्या है? मंडरा रही है। तो आपको ये लिख देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। देखिए, लेखक और मालती के, देखिए अगर आप पाठ पढ़ लिए हैं तो हम ज्यादा समय इसको समझाने में नहीं लेंगे, क्योंकि पाठ में ये सभी चीजों को समझा दिया गया। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहा हूँ कि आप सटीक आंसर दे सके और आपको ये पता चल सके अच्छा पूरे पाठ में ये चीज पढ़े थे तो इसका आंसर यहीं से लिखेंगे तो बेहतर होगा। बस इसीलिए लेखक परिचय और पाठ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। ठीक है, और आप इसमें कुछ बदलाव करके
आपको और अच्छा लगता है कि नहीं इसके जगह पे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो कर सकते हैं और बेहतर होगा, समझे, क्योंकि वहां लिखा रहता है विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, समझे। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लेखक और मालती के संबंध के बीच का परिचय जो है पाठ के आधार पर दीजिए, कि पाठ में यह दोनों के बीच में संबंध क्या था। लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं, लेखक जो है मालती के दूर के रिश्तेदार हैं, जो लेखक है वो मालती के घर का अपना भाई बहन नहीं है, ये दूर के रिश्तेदार है जो भाई बहन के रिश्ते में आता है, और रिश्ते में वे भाई लगते हैं, जो लेखक है वो रिश्ते में मालती के क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, पर बचपन में उनका जो संबंध है सख्य का था, मतलब कि मित्रता तक का था, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो साथ रहे थे, साथ में मारपीट हल्ला गुल्ला शोर शराबा, या आप कहिए तो पढ़ना भी है, आप कहिए तो दोनों को साथ पिटाना भी है, तो ऐसा लगा ही नहीं कभी दोनों को कि हम दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो कहते हैं कि भाई बहन के संबंध में वो कभी नहीं फंसे, वो एक सख्य का मतलब कि संबंध रखे थे दोनों अपने एक दूसरे के बीच में। उसके बाद कहते हैं क्योंकि एक साथ रहते थे, वो सख्य का संबंध क्यों था, क्योंकि वो एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ लड़ते झगड़ते थे, और साथ में साथ ही साथ वो पीटते भी थे, मतलब कि दोनों अगर पिटाते थे तो दोनों पिटाते थे, पीटते का मतलब है कि वो दोनों पिटाते थे, अगर कोई का गलती हो गई तो घर पे दोनों एक साथ पिटाते थे, ठीक है। आम खाने जाते थे तो बगिया में तो वो एक साथ स्कूल से जाते थे, अगर एक आदमी निकल गया कोई दूसरा नहीं निकल पाया तो फिर वो दूसरा अंदर चल जाएगा, वो अकेले नहीं जाते थे, तो इतनी मतलब कि दोनों साथ रहते थे, तो इसलिए वो भाई बहन के रिश्तों में ना आकर क्या है ज्यादातर सख्य के रिश्ते अपने आप में रखते हैं। लेखक का अध्ययन मालती के साथ ही हुआ था, जो लेखक पढ़े थे वो मालती के साथ ही पढ़े थे, और मालती भी भ्रातृत्व के या बड़े छोटे के संबंध में कभी नहीं घिरी, वो कभी नहीं सोचे कि ये मेरे बड़े भैया है तो हम इनको भैया कहे, ये सब वो कभी नहीं सोचे, वो दोनों सख्य के जो मन है अपना एक दोस्त की तरह जीवन जिए थे, ठीक है। आइए ये लिख दीजिएगा और बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मालती के पति, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। जो मालती के पति महेश्वर है उनकी जो छवि है, मतलब कि वो आप किस तरह से उनको देखते हैं, ये आपको बताना है, कैसी छवि आपके मन में उनकी बनती है। साथ में कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, जो कहानी में महेश्वर आते हैं, सुबह में चले जाते हैं डिस्पेंसरी, फिर वहां से आते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं 2 बजे के करीब में, फिर वो चले जाते हैं, तो ये क्या है, तो यही पूछते हैं कि महेश्वर की स्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचारों में आप उसे बताएं। तो ठीक है, मैं इसे अपने विचारों में बताता हूं, क्या लिखेंगे कि पठित पाठ के आधार पर, यानी पठित पाठ के जो अनुसार है, मैंने जो पाठ पढ़ा है उसके अनुसार यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था, मतलब कि वो कामों में बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जिसका परिवार से रूटीन लगाव था, मतलब कि रूटीन लगाव का मतलब हो गया कि इतने बजे वो फिर अपने फैमिली में आएंगे, फिर इतने बजे चले जाएंगे, फिर इतने बजे अपने फैमिली में आएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो डॉक्टर को आना जाना लगा रहता है, सुबह में जल्दी क्लिनिक जाना है, फिर दोपहर में सिर्फ खाना खाने आना है, फिर शाम में सबको देखने जाना है, तो क्या है एक रूटीन सा लगाव है कि वो सुबह में 7 बजे जाएंगे तो 7 बजे जाएंगे, दोपहर में 2 बजे आते हैं तो 2 ही बजे आएंगे, एक रूटीन सा लगाव था उनका, ठीक है, घर से। और घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, लेकिन महेश्वर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, रूटीन सा लगाव था तो ठीक है भाई, सब अपने काम के प्रति लगनशील है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा भाव है, याद देखिए कि बच्चा आप ही का बच्चा है और बच्चा घर में गिर रहा है, रो रहा है, और उसका कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, तो ये तो थोड़ा सा गलत दिख रहा है। और इस घर में मालती के जीवन तो नौकरानी की तरह हो गई है, इस घर में मालती की जो जीवन है वो नौकरानी की तरह है, वो लग ही नहीं रहा है कि भाई पति पत्नी साथ है तो एक अच्छा सा जीवन जी रहा है, नौकरानी की तरह, नौकरानी किसी घर में काम करते हैं ना, उस तरह की जीवन किसकी हो गई है, मालती की हो गई है। महेश्वर को इस बात की कोई चिंता नहीं है, और खुशी की बात यह है कि महेश्वर को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरी पत्नी जो है नौकरानी की तरह जिंदगी जी रही है या एक अच्छी स्थिति में जिंदगी जी रही है, ये तो बड़ा ही दिक्कत था, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि बस घर में आना है, मालती के जो पति है महेश्वर, उनका क्या काम है, घर में आना है, खाना खाकर सो जाना है, घर में आना है, खाना खाकर क्या करना है, सो जाना है। जब शाम को अगर वो आते हैं डिस्पेंसरी से डॉक्टरी करके, तो घर में आना है, खाना खाना है और क्या करना है, सो जाना है। सुबह में उठना है तैयार होकर और डिस्पेंसरी चले जाना है। एक रूटीन सा हो गया था, ये ऐसा करना एक रूटीन सा हो गया था। ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि महेश्वर की जिंदगी खूंटे से बंधे हुए पशु के समान है।
कितनी सुंदर लाइन है। ऐसा लगता है कि महेश्वर की जो जिंदगी है खूंटे से बंधे हुए पशु के समान है। जैसे एक खूंटे पे किसी पशु को बांध दिया जाए तो उसकी रस्सी जितनी बड़ी होगी ना उतना ही दूर में वो हर भ्रमण करता रहेगा। तो वही बात है कि महेश्वर का जो जिंदगी है खूंटे से बंधे एक पशु के समान है, और जिसकी नियति मात्र इतनी है कि वे खूंटे के चारों तरफ क्या करे, चक्कर काटते रहे। यहाँ से सोना है, सोने के बाद फिर जगना है, फ्रेश होना है, तैयार होना है, डिस्पेंसरी चल जाना है, दोपहर में आना है, खाना खाना है, फिर क्या करना है, शाम में डिस्पेंसरी जाना है, मरीजों को देखना है, फिर घर पे आना है, सोना है, फिर मतलब कि ये एक रूटीन सा हो गया है, समझे। उसको घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, यही बताना चाहते हैं। और कहता है कि कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। जब कोई पिता अपने घर में आए तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे खुशहाली से फूले नहीं समाते हैं कि चलो भाई मेरे पति है या मेरे पिता है वो घर पे आ गए हैं, अब हम सभी आदमी मिलकर खाएंगे, सभी आदमी बैठकर बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन यहाँ क्या है, तनावग्रस्त हो जाता है। जब भी वो आते हैं तो ऐसा सन्नाटा सा छा जाता है, यही से समझ आइए। तो आप समझ सकते हैं कि यही था ये जो है पाठ के आधार पर महेश्वर की जो छवि है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, गैंग्रीन क्या है। इतना फेंकू प्रश्न है प्यारे साथियों, इतना फेंकू प्रश्न कि मैं क्या ही बताऊं। गैंग्रीन क्या है, इतना छोटा सा आंसर है, आपको लिख देना है अगर एग्जाम में आ गया तो। गैंग्रीन क्या है, वीवीआई में आप इसे रख लीजिएगा। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव है, चोट या घाव है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में एक कांटा चुभ जाता था ना तो ये गैंग्रीन नामक घाव हो जाता था। ठीक है, और ये घाव का एक बड़ा खतरनाक रूल ये है कि अगर ये हो जाए तो इसका सामान्य इलाज संभव नहीं है। उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, पहले इसका सामान्य इलाज संभव नहीं है जिसे हम गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। आमतौर पर इसे गलाभ भी कहते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, जब ये गैंग्रीन नामक बीमारी होता है, घाव होता है, तो जहां भी होगा ना वहां के ये जो मांस है वो गलकर गिरने लगेंगे और ये रुकेगा ही नहीं। इसका सामान्य इलाज संभव ही नहीं है। आज कैंसर को देख लीजिए, पहले गैंग्रीन को देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करता है, सामान्य इलाज इसका संभव नहीं है, मांस गल गल के गिरने लगेगा, इसीलिए इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि गलाभ हो गया है। ठीक है, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। घाव ठीक नहीं होता है, क्या करता है, गलने लगता है और बढ़ने भी लगता है और ये फैलने लगता है। ठीक है, उस स्थिति में उस अंग को काट देना ही क्या होता है, बेहतर होता है। उस स्थिति में उस अंग को काट देना ही क्या होता है, बेहतर होता है। बस कैंसर और गैंग्रीन में ये फर्क है कि कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है, गैंग्रीन जहां कांटा चुभता है लगभग वही होता है पार्ट के आधार पर। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा टफ है नहीं, ये आपसे नहीं लिखाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिसमें रोज शब्द का प्रयोग है। मतलब कि कहानी में ये सब प्रश्न आता नहीं है प्यारे साथियों, ये वाला प्रश्न खास करके आता नहीं है, लेकिन कहा कि कहानी से उस वाक्यों को चुनिए। पूरी कहानी को पढ़े है ना, तो कहानी देख देख के उस वाक्य को चुनिए जहां रोज रोज शब्द का प्रयोग है। तो कुछ रोज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित है, देख लीजिए। कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिसमें रोज शब्द का इस्तेमाल है। जैसे पहला वाक्य क्या है, मालती ठोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। ठीक है, एक ऐसा जगह था जहां मालती बोलती है कि ये मेरे लिए नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। ये शायद वहां का है जब लेखक क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे किसके पास साथ, तो टीटी के पिता महेश्वर के साथ। तब उस समय तक मालती नहीं खाई थी, तब लेखक कहते हैं कि मालती तुम इतने देर तक नहीं खाती हो। तब वही कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रोज होता है, रोज ही ऐसा होता है। ठीक है, कि हम 3 बजे जब ये खा लेते हैं तब हम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाक्य क्या है, क्यों, पानी का क्या हुआ, जब पानी नलका में नहीं आ रहा था तब उस समय में वो कहती है कि पानी भी चला गया, अब पानी 7 बजे आएगा। तब लेखक बोलते हैं क्यों, पानी का क्या हुआ, तो वो बोलती है रोज ही ऐसा होता है, आज की बात थोड़ी ना है, रोज ऐसा होता है कि पानी गायब हो जाता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है। आपको याद रखना है कि वो कहती है कि कभी वक्त पर पानी नहीं आता है, रोज ही ऐसा होता है। एक ये भी है जिस लाइन में रोज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक और है, मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। लेखक जब महेश्वर से मिलते हैं तो महेश्वर कहते हैं कि आज गैंग्रीन का 2 पेशेंट आ गया था जिसका ऑपरेशन करना है, एक का पैर काटना है, मतलब कि ऑपरेशन करके आए हैं, पैर को काट कर आए हैं, एक को हम बड़े हॉस्पिटल में भेज दिए हैं। तब
तब लेखक कहते हैं मालती से कि मालती तुम डरती नहीं हो कि ये हर दिन ऑपरेशन करके आते हैं? तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले डर लगता था, अब तो रोज ही ऐसी बातें सुनते हैं कि ये 2-4 ऑपरेशन करके ही आते हैं, किसी का आज पैर काट दिए, किसी का हाथ काट दिए, पता नहीं ये डॉक्टरी करते हैं तो इसी का नाम डॉक्टरी है। डॉक्टरी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए, उसके अंगों को ठीक कर दिया जाए। ये जब भी सुनते हैं तो किसी का पैर काट के आते हैं, किसी का हाथ काट के आते हैं, तो ये कौन सी डॉक्टरी है? ठीक है, वो कहती है कि रोज ही ऐसी बातें हम सुनते हैं, अब डर वगैरह नहीं लगता है। एक और जगह है, धीरे से बोली मेरे तो रोज इतने समय हो जाते हैं। समझे? वो लेखक जब रात के 11 बज रहे थे तो मालती 11 के खरकन के साथ कहती है कि 11 बज गए। तब लेखक कहते हैं कि 11 बजे तक तुम सोती नहीं हो? तब वो कहती है कि नहीं, मेरा तो रोज है कि 11 बजे के बाद ही सोना है। तो ये आपको 4 वाक्य है, जहां आप लिख दीजिएगा, अगर आ गया तो आंसर आपका भरपूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आशय स्पष्ट करें। याद रखिएगा, आशय स्पष्ट करे, प्रसंग स्पष्ट करे, मर्म स्पष्ट करे, व्याख्या करे। इस सब में आपको याद रखना है कि जो पंक्ति दिया गया है उस पंक्ति को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि यह पंक्ति किस पाठ की है और उस पाठ को किसने लिखा है और वह पाठ क्या है। ये 3 बारे में पता करते हैं और तीनों को हम पहले लाइन में लिखते हैं कि यह पंक्ति इस पाठ से ली गई है, इसके लेखक ये है और यह पाठ यह है। और उसके बाद यह पंक्ति के माध्यम से जो बताना चाहते हैं लेखक, उसको सरल शब्दों में बता देंगे, तो आपका जो आंसर है वो सटीक हो जाएगा। देखिए क्या है, कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी अपने बस में कर रहा है, और मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूं जैसे घर और मालती। जैसे यह घर, जैसे यह मालती, सब नीरस निर्जीव सा हो गया है, जिसके किसी के शरीर में जान नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि हम जब से आए हैं, ये इस घर पे जो छाया मंडरा रही है वो हमें भी अब अपने बस में कर रही है। बस समझ रहे हैं, हमें भी अब बोलना पसंद नहीं हो रहा है। हम आए थे मालती से मिलने, हम आए थे मालती से हाल खबर पूछने, बोल चाल करने। अब यहाँ देखिए कि यहाँ वार्तालाप हम नहीं कर रहे हैं और आराम से सोए हुए हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम पे भी अज्ञात रहकर मानो कि हम पे भी यह छाया मंडराने लगी है। ठीक है, अपने बस में करने लगी है। क्या लिखेंगे आंसर? पहले तो यह हमने लाइन पढ़ लिया, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो अज्ञेय जी द्वारा रचित एक कहानी इससे रोज से ली गई है। ये वाला लाइन हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे थोड़ा समझ लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति अज्ञेय द्वारा रचित एक पाठ रोज कहानी से लिया गया, ये लाइन आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। लेखक जो है मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। तब लेखक को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है, और इतना ही नहीं, लेखक को यह भी लगने लगा है, अनुभव होने लगा है कि उस माहौल में वो भी जकड़ते चले जा रहे हैं। लेखक भी अब उसी माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं तथा नीरस और निर्जीव सा हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मालती और जैसे यह घर, जैसे यह मालती, जैसे यह घर निर्जीव सा हो गया है, नीरस हो गया है, चुपचाप मौन हो गया है, ठीक उसी तरह से अब मैं भी होता जा रहा हूं। ठीक है, आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फिर से वही है आपका। क्या कहता है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे के इस खरकन के साथ साथ मालती की उपस्थिति है और घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है, जो ऊपर लाइन दी गई है इससे स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी। मतलब कि कितने बज गए, कितने बजते, ये गिनती रहती थी, क्योंकि समय काटे नहीं करता था। घर में एक मालती थी और उसका छोटा सा बच्चा टीटी था। भाई किससे वो वार्तालाप करे, शहर है, कोई किसी के घर जाता नहीं है, तो बहुत मुश्किल था समय काटना। तो बस वो समय गिनती रहती थी कि 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, अब जल्दी से खत्म हो जाए, बस में रहे, इस तरह से वो समय काटती थी। तथा साथ ही साथ उसके आगे के योजनाओं पर भी काम करना होता था। आगे की योजनाओं का मतलब है कि कितने बजे बर्तन मजने हैं, कितने बजे खाना बनाना है, कितने बजे वो आएंगे, तो ये समझ रहे हैं कि आगे की योजनाओं पर भी काम करना पड़ता था। घर में नौकर नहीं थे, इसीलिए बर्तन मांजने, कपड़ा धोने, भोजन बनाने का काम भी मालती स्वयं ही करती थी। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं होती थी। घंटा जब बजता था, कोई भी समय बजता, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, उनके घर में एक ऐसा घड़ी था जो टन टन बजता था, समझ रहे हैं। तो घंटा बजने पर भी उनकी 2 मानसिकताएं होती थी। पहली कि यह कि वो चलो इतने बज गए,
या इतने समय बीत गए। दूसरी मानसिकता यह होती थी कि चलो अब यह काम कर लूं, मतलब कि दो मानसिकता कि भाई समय कट गया, दूसरा ये कि चलो अब यह काम कर लूं। और हर घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतने समय बीत गए, उसको यह आभास कराता है कि अब इतने समय बीत गए, चलो आज का समय इतना बीत गया, अब इतना ही समय बात किया। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है वो क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है, ये तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि अभिप्राय स्पष्ट करना। अभिप्राय स्पष्ट में ये देखा जाता है कि जो पंक्ति है उस पंक्ति को पढ़कर यह बताना पड़ता है कि कहाँ से लिया गया, और फिर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो बहुत टफ तो है नहीं प्यारे साथियों। क्या देखेंगे हम? प्रश्न पढ़ के देखते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है दो भागों में होगा, पहला क और दूसरा ख। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दो प्रश्न होगा, ख और क। तो याद रखना हम लोग क का आंसर देने जा रहे हैं। क्या है? मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो, और कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, आपको अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि यह किस पाठ का है, तो रोज कहानी का है। और इस कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद होगा कि अज्ञे जी है। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अज्ञे जी द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से ली गई है। ये लाइन तो आपको लिखना ही है कि प्रस्तुत पंक्ति अज्ञे जी द्वारा रचित पाठ एक रोज कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन रात में करीब 10:30 बज रहे थे, तब मालती खाना खा रही थी। उस समय में मालती क्या कर रही थी? खाना खा रही थी। वो भी कुछ विचारों में डूबी हुई थी। मालती तो आपको पता ही है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचती ही रहती थी। वो कुछ विचारों में क्या है? डूबी हुई है। और लेखक आकाश की ओर देखने लगे थे, और लेखक आंगन में ही सोए हुए थे, तो आकाश की ओर क्या कर रहे हैं? देखने लगे। पूर्णिमा थी लेकिन आकाश अनभ्र था। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे। लेखक आकाश की ओर देखकर बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे, लेकिन लेखक कहते हैं दुख की बात यह है कि इस सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। यह जो सुखमय पल मैं जी रहा था, आकाश की ओर देखकर सुखमय जीवन की कल्पना कर रहा था, ये दुख की बात है कि मालती के लिए यह पल नहीं था, क्योंकि मालती ने वो सब देखा ही नहीं जो मैंने देखा था। क्योंकि आकाश में मालती ने वो सब देखा ही नहीं जो मैंने देखा था। इसीलिए कहते हैं कि लेखक मालती के लिए कहते हैं कि उसके लिए यह सुखमय पल नहीं है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का ख नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि जो उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है, और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। ये सब क्या है? लेखक ये सोचते हैं कि ये मालती जो थी पहले चंचल थी, आज कैसी हो गई है, ये सब क्या है? अखबार के एक टुकड़े के लिए तरसती है, कभी पिटाती थी पढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। इसका आंसर कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति अज्ञे जी द्वारा रचित एक पाठ रोज कहानी से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब वो बचपन में मालती के साथ क्या करते थे? पढ़ते थे, तो वह मालती पढ़ाई न कर पाने के लिए पीट जाती थी, बहुत पीटती थी। एक बार की बात है, मालती के पिताजी ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहे कि 20 पेज इसके रोज पढ़ने हैं तुम्हें, नहीं तो मारकर खाल उधेड़ दिए जाओगे। ये कहते हैं मालती के पिता उन्हें, तो मालती चुपचाप पुस्तक ले लेती है और वो 20 पेज पढ़ने के बजाय क्या करती है? देखिएगा। एक सप्ताह बाद जब पिताजी ने मालती से पूछा कि किताब समाप्त हो गई या किताब समाप्त कर ली, तो मालती क्या बोलती है कि हाँ मैंने किताब समाप्त कर ली। पिताजी बहुत खुश हो गए कि चलो मैंने एक पुस्तक दी थी वो पढ़ ली मालती। अब उन्हें लगा कि अगर किताब समाप्त हो गई तो उनके प्रश्न जो होंगे उसे पूछेंगे तो मालती बता देगी बड़ी सुंदर से, और भी खुश हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि कहाँ पुस्तक लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। कहते हैं कि पुस्तक कहाँ है? पुस्तक लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो मालती चुपचाप खड़ी रही, मालती कुछ नहीं बोली। और कुछ देर बाद जब पिताजी फिर डांट कर बोले पुस्तक लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो मालती बोलती है, क्या बोलती है? कि मैंने किताब फाड़ कर फेंक दी। मालती बोलती है कि मैं किताब फाड़ कर फेंक दी, मुझे नहीं पढ़नी है। मालती क्या बोली? मुझे नहीं पढ़नी है। उसके बाद वे पिटी,
बहुत पिटाई उसके बाद, पर ये बात अलग है, ये तो घर की बात थी, ये बात अलग है। आज लेखक क्या देखते हैं, लेखक यह सोच रहे हैं कि वही मालती जिसने बचपन में ये हरकत की थी, किताबें फाड़ कर फेंक देती थी, पढ़ने के लिए कहा जाता था नहीं पढ़ती थी, आज वही मालती अखबार के एक टुकड़े के लिए क्या हो रही है, तरस रही है। ये देखकर लेखक को बहुत माया आ रहा है कि आखिर वह मालती आज कैसी हो गई है, जो मालती कभी चंचल रहा करती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा सा देखें। कहता है कि कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे, मालती रोज कहानी की एक प्रमुख पात्र एवं नायिका है। मालती रोज कहानी के प्रमुख पात्र हैं और एक नायिका है, इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी घूम रही है। बचपन में वह स्वच्छंद और बहुत चंचल रहती थी। जो मालती है बचपन में बहुत चंचल रहती थी। लेखक महज मालती से 4 वर्ष बाद, उसकी शादी के 2 वर्ष बाद मिलने आए थे। मालती से टोटल 4 वर्ष बाद, और जब मालती की शादी हुई उसके 2 वर्ष बाद आज लेखक मिलने आए हैं। और मालती को 4 वर्ष पहले जो लेखक देखे थे और आज देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। लेखक देखते हैं कि मालती में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। मालती अब वो मालती रही ही नहीं जिस मालती से मिलने लेखक गए थे। ठीक है, कहते हैं वह देखते हैं कि मालती वक्त के साथ समझौता करने वाली एक कुशल गृहिणी हो गई है। जो मालती घर में कोई भी काम नहीं करती थी, आज वो एक कुशल, एक अच्छी गृहिणी हो गई है। ठीक है, 4 साल पहले वाली मालती बहुत चंचल थी, लेकिन आज की जो मालती है उसमें चंचलापन है ही नहीं। और कहते हैं कि विवाहोपरांत उसने अपने जीवन को मशीन की तरह बना ली है। अपने जीवन को मशीन की तरह बना लिया, समय समय पे वो काम करती रहती है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो गया है। उसका जो शरीर है एकदम दुबला पतला हो गया है। वह शांत और सीधी बन गई है। वह मालती जो चंचल थी, वह मालती जो कभी सीधी बात की ही नहीं बचपन में, आज वह शांत और सीधी हो गई है। मालती भारतीय मध्यम वर्गीय समाज के घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा की सजीव प्रतीक है। कहते हैं कि मालती जो है भारतीय मध्यम वर्गीय समाज के जो घरेलू स्त्री है उसमें उसकी जीवन और मनोदशा की एक सजीव क्या है, प्रतीक है, एक जीता जागता उदाहरण है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे, रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती का पुत्र टीटी है। रोज शीर्षक कहानी की जो नायिका है वो मालती है और मालती का जो पुत्र है वो क्या है, टीटी है। वह दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा सा रहता है। जो मालती का जो ये है पुत्र है वो टीटी, वो दुर्बल है, कमजोर है, बीमार है और चिड़चिड़ा सा रहता है। कौन देख रहे हैं, ये सब लेखक देख कर आए हैं। चिड़चिड़ा सा रहता है। वह या तो रोता है या तो सोता है। क्या कहता है कि या तो वो टीटी है, रोता है, या नहीं तो सोता है। वो कभी खेलता ही नहीं है, वो किसी के गोद जाता ही नहीं है। या तो भर दिन रोता रहता है या नहीं तो दिन भर सोता रहता है। याद रखिएगा आप। और कहता है कि अपरिचित को देखकर बच्चे की प्रतिक्रिया एकदम अलग होती है। ये किसी भी बच्चा का एक गुण है कि जब अपरिचित, जो न जानने पहचानने वाले व्यक्ति है उसे देखता है बच्चा, तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हो जाती है। उसके मनोदशा क्या हो जाती है, बदल जाता है। एकदम से वो दूसरे तरह से बर्ताव करने लगेगा। ठीक है, वास्तव में बच्चा अपने माँ के साथ रहना ही ज्यादा पसंद करता है। ये बात तो सही है कि वास्तव में जो बच्चा है अपने माँ के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है और बच्चों के साथ अपने आपको मिलाकर एक अलग ही आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। याद रखिएगा, कहा गया है कि बच्चों के साथ अपने आप को अगर मिला लिया जाए तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, एहसास होता है। याद रखिए, कितना भी आप टेंशन में क्या ना हो प्यारे साथियों, जब एक बच्चों के झुंड में आप चले जाते हैं और बच्चों के साथ जब आप मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो आप भी एक बचपना को प्राप्त करते हैं और आपको लगता है कि ये जो मैं टेंशन में था वो चंद सेकंडों में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप एक अलग जिंदगी जीने लगेंगे।
तो जब भी आपको ये स्ट्रेच हो, जब भी आपको लगे कि नहीं हम थोड़ा सा तनाव में चले गए हैं, तो आप क्या कीजिए, बच्चों के साथ जाकर खेलिए। बड़ा ही मजा आएगा, आपको आनंद आएगा, बड़ी ही सुंदर आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे जब आप बच्चों के साथ जाकर खेलेंगे, क्योंकि उनके पास जीवन की ये जो कठिनाइयां है ना, नहीं होता है, वो आनंद में जी रहे हैं और आपको भी उस स्थिति में ढाल देंगे। तो एक बार आप जाकर ऐसा देखिएगा। बच्चों की देखभाल करने के लिए माता पिता ही जिम्मेवार होते हैं। याद रखिएगा कि बच्चों की देखभाल करने के लिए, बच्चे अच्छे होंगे खराब होंगे, उसके संस्कार क्या होंगे, ये सब के लिए माता पिता ही जिम्मेवार होते हैं। वास्तव में बच्चा मानव जीवन की अमूल्य निधि है, और कहता है कि बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य अपने दुर्लभ समय को क्या करता है, जल्दी खत्म कर सकता है। देखिए, जो आपके खराब समय है उसे भी आप अगर बिताना चाहते हैं, तो आप तनाव में न रहना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप ऐसे लगते हैं कि आप तनाव में हम जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, बच्चों के झुंड में चले जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ रहिए, तो आपका ये समय बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन जो था 11 क्वेश्चन आपके बुक का जो बन चुका है, अब एक दो क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और उसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी। आइए, अब क्या है, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपके बुक का शायद नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने लिखा। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। जो रोज कहानी में मालती है उसने किताब का क्या किया था, ये प्रश्न आपके पास है। तो आपको तो पता है कि उसने किताब को फाड़ दिया था। हम क्या लिखेंगे, अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती, जिसके पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए उसे दी थी और बोला गया था कि 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए, उन्हें 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए बोला गया था उनके पिता के द्वारा। परंतु मालती क्या करती है, मालती किताब का 20 पेज पढ़ने के बजाय उस किताब के 10 पन्ने, यानी आप कहिए तो 20 पेज प्रतिदिन क्या करता था, फाड़ कर फेंक देती थी। और इस तरह से वो कभी भी किताब की 20 पेज नहीं पढ़ी और किताब भी समाप्त हो गए एक सप्ताह में। जब पिताजी किताब मांगते हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो बोला जाता है मालती के द्वारा कि मैंने किताब को फाड़ दिया, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बोला जाता है। आगे बढ़िए। अब अगला एक और प्रश्न है ये, इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, समाप्त हो जाएगा। क्या कहता है कि मालती के पति का परिचय दीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा मालती के पति का परिचय दीजिए, यानी महेश्वर का। क्या लिखेंगे, मालती रोज कहानी की नायिका है। जो रोज कहानी है उसकी नायिका कौन है, मालती है, और उसके पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। वह पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। वह पहाड़ी गांव के सरकारी, आपसे पूछा जाएगा किस गांव में, पहाड़ी गांव में क्या थे, सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। वे प्रातः मतलब कि सुबह में 7 बजे डिस्पेंसरी जाते थे और दोपहर 2 बजे वापस आते थे। 7 बजे वो जाते थे, दोपहर में वापस आते हैं। फिर 1-2 घंटे के लिए शाम में रोगियों को हिदायतें देने जाते थे, मतलब कि बताने की कैसे दवाएं खानी है, कैसे आपको सब कुछ ठीक तो है, ये सब देने के लिए वो क्या करते थे, शाम में जाते थे। महेश्वर बहुत ही लगन के साथ अपना काम करते थे, बहुत ही लगन के साथ अपना काम करते थे। अक्सर गैंग्रीन के रोगियों की ऑपरेशन उन्हें करनी पड़ती थी। गैंग्रीन के जो रोगी थे उनके ऑपरेशन अक्सर उनको करना पड़ता था। पति एवं पत्नी के बीच प्रेम का भाव नहीं दिखता था, यानी कहिए तो प्रेम का अभाव स्पष्ट दिखाई देता था। वैसे एक पुत्र भी था, पर पारिवारिक रिश्ता प्रेम पूर्ण नहीं था। एक पुत्र भी था जिसका नाम टीटी था, लेकिन इन दोनों में पारिवारिक जो रिश्ता है वो प्रेम पूर्ण नहीं था। केवल अपने काम में ही फंस कर रह जाते थे। जो महेश्वर है वो घर को समय देते ही नहीं थे, केवल अपने काम में ही फंस कर रह जाते थे। इस कारण महेश्वर की पत्नी मालती भी उबाऊ जीवन जीने को विवश रहती थी। वो भी एक ऐसा जीवन जीती थी जिस जीवन में कोई प्रेम नाम का जो चीज नहीं है। महेश्वर के जीवन में भी उल्लास, अपनापन, साथ में प्रेम का अभाव था।
उसके जीवन में भी न उल्लास था, न खुशी थी, न अपनापन था, न प्रेम था। ये तीनों की कमी थी और वो भी जैसे तैसे जीवन जीता था और मालती भी जैसे तैसे जीवन जीती थी। ईमानदारी से दोनों काम करते थे, लेकिन प्रेम नाम का चीज दोनों में नहीं था। उसके एक बेटा भी था जिसका नाम था टीटी। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ गया होगा आपका। यहीं पर यह जो कहानी है समाप्त होती है। इसके जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे मैंने बना दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।